हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा कॉमनली यूज्ड कॉमर्शियल रजिस्टर्स। पहले तो हम ये समझेंगे कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनका कोई एडवांटेजेस भी हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं तो उसमें से कॉमनली कौन कौन से हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। सेकंड टॉपिक इज़ कार्बन कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। आपने देखा होगा जो लैब्स में रजिस्टर्स रखे होते हैं उनमें कुछ स्ट्रिप्स बनी होती है कलर की, तो उनका क्या मीनिंग होता है और कैसे हम उनको डिकोड करते हैं ये समझेंगे। देन फिर देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, कैसे रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फिर देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी एंड देन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। और सबसे लास्ट में देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था विच वाज ओम्स लॉ, जो कि रिलेशन बताता था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ये बोलता था कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं। अगर बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो करंट है I पास हो रहा है उस कंडक्टर में से, तो V और I के बीच में ये रिलेशन था V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे R एक कांस्टेंट होता था, R एक कांस्टेंट होता था जिसको हम कहते थे रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर वायर की जो रेजिस्टेंस है, और I जो उसमें से करंट पास हो रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो R होता था रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला तो V अपॉन I होता है, लेकिन ये कहीं से भी V और I पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी एक वायर है, ये जो मेरा एक वायर है, अगर इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा रो L बाय A पे। रो होती है रेजिस्टिविटी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, R आप कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन I से, लेकिन R जो डिपेंड करता है वो L, A और रेजिस्टिविटी पे करता था। ठीक है, ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझनी है कि रेजिस्टेंस होता है क्या। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती थी, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि वो चार्ज को कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है, ये होती थी। यानी कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं करंट के फ्लो को रोक रहा है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप उसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। अब हम समझते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की, क्या ये यूज़फुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी देखिए, इसका यूज़ होता है। अगर मेरे पास सपोज एक बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब है जो कि सिर्फ ऑपरेट हो सकता है 80 वोल्ट में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की है। तो अब मैं इस बल्ब को कैसे कनेक्ट करूँगा 220 वोल्ट से, क्योंकि अगर 220 वोल्ट में इसको प्रोवाइड करूँगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको 80 वोल्ट चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसकी या फिर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो 140 वोल्ट का, और इस बल्ब को उसके सीरीज़ में लगा देंगे। तो 140 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप आ गया, तो सिर्फ इसको कितनी मिलेगी 80 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की एक रेजिस्टेंस है वो यूज़फुल यहाँ पे साबित हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी खुद की एक रेजिस्टेंस होती है और इसको हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियली हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रजिस्टर। ठीक है, अब जो रजिस्टर्स होते हैं वो कॉमर्शियली कितने टाइप से बनाते हैं। देखिए, कॉमर्शियली अगर रजिस्टर्स की बात करूं तो यहाँ बताए हुए हैं कि दो मेजर टाइप के हम कॉमर्शियल रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉमर्शियल रजिस्टर्स आर वायर बाउंड रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं समझते हैं। ये हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। इनको जब बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक इंसुलेटिंग बेस लेना होता है और उसके अराउंड हम एक एलॉय को वाउंड कर देते हैं या वाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा सा होगा देखते हैं। जैसे कि ये एक इंसुलेटिंग बेस है, ये एक इंसुलेटिंग बेस है और इसके अराउंड मैं एक एलॉय को इस तरह से वाइंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एलॉय आपको अगर याद नहीं है तो केमिस्ट्री में बताते हैं कि एलॉय बेसिकली दो सिमिलर मेटल एटम्स को
जब मिक्स कर देते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो मेटल्स जिनके एटम के साइज़ लगभग सेम है उनके मिक्सचर से एलॉय बनता है। ठीक है, तो एलॉय यहाँ बताए हुए हैं कौन कौन से, निक्रोम, ठीक है, निक्रोम का हो सकता है, ये टंगस्टन का हो सकता है। अब इनके एडवांटेजेस क्या है इस टाइप के रजिस्टर्स के? इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि भाई ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करो तो इनकी रेजिस्टेंस में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको हाई रेजिस्टेंस बनानी है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम पे आपको वायर की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी एलॉय के वायर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं, साथ ही साथ इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब समझते हैं कार्बन रजिस्टर्स। देखिए कार्बन रजिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी मेजर फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं हमारे लेबोरेटरीज़ में भी, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, अब इनके बारे में बताया कि इनको कैसे फॉर्म करते हैं। बेसिकली आपको मिक्सचर बनाना है कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर का, उसको मेल्ट करना है और उसको सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में हम फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये दिखने में कैसे से होते हैं देखते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिस बेसिकली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाया होगा जो भी हमने मिक्सचर लिया उसका, और उसके बाहर हमने कोटिंग कर दी है प्लास्टिक के। अब देखिए जो ये कार्बन रजिस्टर्स हैं इनमें आपको कुछ कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू सा लग रहा है जैसा भी है, ये ऑरेंज है और ये गोल्ड कलर है। तो ये बताता है क्या है? ये जो कलर्स हैं वो बताते क्या हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। देखिए और भी काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने इमेजेस ली हैं। देखिए सब अलग अलग कलर के इनमें कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, देख रहे हैं, इसमें भी कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इसमें भी कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। तो बेसिकली देखिए जो ये रजिस्टर्स हैं इनमें कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि इनकी रेजिस्टेंस कितनी है। कहीं पे मैंने लिखा है कि 20 ओम के हैं या फिर 30 ओम के हैं। अगर आइडेंटिफाई करना है कि इनकी रेजिस्टेंस कितनी है तो जो बैंड बने हुए हैं इनकी हेल्प से ही रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि ये क्या बता रहे हैं? तो कलर कोडिंग जो है यहाँ पे रजिस्टर्स की, उसको देख के हम कैसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए आपको बेसिकली किसी भी रजिस्टर जो होते हैं उनमें 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट बैंड होगा, इसके जस्ट बाद वाला सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक फोर्थ बैंड होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बैंड होते हैं वो कलर में थे, आपने देखा यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हैं। तो ये जो कलर्स हैं इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे कलर्स आपको इतने टाइप के देखने को मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और ग्रे और वाइट। ठीक है, इतने कलर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग के 3 बैंड में, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 बैंड हैं उनका कलर इन कलर्स में से कोई एक होगा। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ बैंड होता है उसका कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट्स भी लिखी हुई है। ठीक है, ब्लैक के लिए कौन सा डिजिट है? 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, इस तरह से है। और देखिए मल्टीप्लायर भी है। अब मल्टीप्लायर क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए जो भी है डिजिट्स हैं उनको 10 की पावर में हमने भेज दिया। ठीक है, पहले केस में 10 की पावर कितनी होगी? 0, यानी कि 1 आंसर होगा। सेकंड में 10, फिर 10 टू द पावर 2, फिर 3, 4, इस तरह से चलेगा वाइट तक। ठीक है, ये जो गोल्ड और सिल्वर है इनका केस ही अलग है, वो अभी हम समझेंगे कि क्या बताते हैं आपको। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने डायग्राम में। तो जो पहला कलर होता है वो आपको फर्स्ट डिजिट देगा आपके रेजिस्टेंस की, सेकंड कलर सेकंड डिजिट देगा, लेकिन थर्ड कलर जो देगा वो देगा 10 का मल्टीप्लायर। ठीक है, और फोर्थ जो बैंड होता है जो थोड़े डिस्टेंस पे होता है ये आपको टॉलरेंस लेवल देता है। टॉलरेंस लेवल बेसिकली ये बताता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है इस रजिस्टर की वो कितना एक्चुअल में ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये 5 ओम है और इसका टॉलरेंस लेवल है 1%, तो यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फ्लैक्चुएट कर सकती है 5 ओम का 1% कम या 1% ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो कलर है इसको देख के हम कैसे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि इस रजिस्टर की कितनी है। देखिए पहला कलर क्या है? ग्रीन, तो हमें जाना है सीधे टेबल पे, देखना है ग्रीन की डिजिट क्या है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट जो बैंड होता है वो डिजिट देता है, तो आया 5। सेकंड कलर है ब्लू,
तो अब देखते हैं ब्लू की क्या है। ब्लू की डिजिट है 6, तो ये देखिए आपको 6 डिजिट, सेकेंड डिजिट दे दिया इसने। अब इसके बाद जो थर्ड बैंड होता है वो हमेशा मल्टीप्लायर बताता है। था ऑरेंज कलर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं कि टॉलरेंस लेवल कितना है। गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड का टॉलरेंस लेवल होता है 5%, यानी कि इसकी वैल्यू 5% कम या ज़्यादा हो सकती है इस वैल्यू से, प्लस माइनस 5%। तो इस रजिस्टर को देख के हमें पता चल गया कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। इसकी रेजिस्टेंस है 56 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट के बैंड होते हैं मैंने बताया, या तो ये गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा, या फिर ये बैंड ही प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नो कलर। तो उस केस में टॉलरेंस लेवल हो जाता है सीधे सीधे 20%। ठीक है, कभी कभी देखो यहाँ पे बताया हुआ है that sometimes the tolerance band is missing from the code so that there are only 3 bands, this means the tolerance is 20%। तो उस टाइम पे सीधे 20%, अगर सिल्वर बैंड होता है तो 10%। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई भी करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जो ये रजिस्टर है इसमें पहला बैंड है रेड, दूसरा बैंड है रेड, तीसरा बैंड है रेड। तो देखिए पहला रेड का जो डिजिट था वो 2 था, सेकंड भी डिजिट देगा तो क्या आ गया 22। थर्ड जो देता है वो देता है मल्टीप्लायर, 10 टू द पावर 2 आ गया, 22 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम, प्लस माइनस, और सिल्वर बैंड है तो 10% का टॉलरेंस है। अगला ये जो रजिस्टर इसमें येलो है पहला बैंड, तो दूसरा है वॉयलेट, थर्ड है ब्राउन और गोल्ड है फोर्थ। तो देखो येलो देगा डिजिट, वॉयलेट भी देगा डिजिट, ब्राउन देगा मल्टीप्लायर और ये देगा टॉलरेंस। तो क्या आया 47 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम, प्लस माइनस 5%। फिर अगला भी दिया हुआ है तो इसको आप खुद करिए कि कैसे इसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम बैंड्स को देख के रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कार्बन रजिस्टर की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको समझने से पहले हमें लास्ट वीडियो के कुछ फॉर्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे, विच वाज सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल, n is number density of that material, E is charge on each electron, tau is average time between two successive collisions and m is mass of each electron। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा होती थी कंडक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की, n होती थी नंबर डेंसिटी, E होता था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m होता था मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, टाउ होता था सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम, वो भी एवरेज। और द सेकेंड फॉर्मूला वाज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। रो होती थी रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो हमने बोला था जो रजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो हमेशा सेम रहती थी, यानी कि कहीं से भी आप एक कॉपर उठा के लाओ, एक सर्टेन टेम्परेचर पर रख दो, यानी कि 2 कॉपर वायर्स हैं, दोनों कहीं से भी आप लेके आए हैं लेकिन उन्हें सर्टेन टेम्परेचर में रखा है, नो मैटर कितनी लेंथ है कितना एरिया है, दोनों का रजिस्टिविटी सेम होती थी एक टेम्परेचर पर। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में डिफरेंस आता है देखते हैं। देखिए 2 ऐसे रहेगा, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाला, नंबर डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा उस मटेरियल की, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाला, डिफरेंस था टाउ में, टाउ था सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भैया क्या होगा, एनर्जी आएगी, जो एटम्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी आएगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे, कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे तो जो टाइम है टाउ इसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एवरेज जो टाइम होगा 2 कोलिजन्स के बीच में उसका टाइम डिक्रीज कर रहा है तो उस वजह से रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ये रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन कितना ये हमें समझना है। तो देखो मेटल के टाइम पे तो रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अभी नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर की बात करेंगे वो बात अलग है, अभी हम नॉर्मल मेटल्स के देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रजिस्टिविटी निकालनी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जिसको हम अब डिकोड करते हैं, देखते हैं क्या है इस फॉर्मूले में। तो रो टी का मतलब है रजिस्टिविटी किसी एक सर्टेन टेम्परेचर टी पे, रो टी नॉट है रजिस्टिविटी टेम्परेचर टी नॉट पे, जैसे कि हम पहले से ही रखते हैं कि 273 केल्विन पे कितनी रजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की वो हमें पता होती है, जैसे
ठीक है, या फिर ये कोई रेफरेंस टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टिविटी हमको पता है 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस एल्फा, एल्फा होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। इसके एक टेबल है, अभी हम देखेंगे। T माइनस टी नॉट तो आपको पता है टेम्परेचर्स, दो अलग अलग टेम्परेचर है उनको हम माइनस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अब समझते हैं जो ये अल्फा की टेबल है उसको समझते हैं। देखिए ये सिल्वर है, ठीक है, इसका अल्फा में दिया हुआ है 0.0038, कॉपर का दिया हुआ है, गोल्ड का दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैंने बोला था कि जो मेटल्स हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें क्या होता है वो चीज़ हम बाद में भी समझेंगे। अभी पहले हम देखते हैं कि रजिस्टेंस, अब रजिस्टेंस में क्या चेंज आने वाला है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से। देखिए सिंपल सी बात है, रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रो भी बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी साथ ही साथ क्योंकि रो बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो सेकंड टर्म के चैप्टर्स थे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर था, उसमें पढ़ा था कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने में लेंथ में भी चेंज आता है, एरिया में भी चेंज आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं आता था कंपैरेटिवली रो के। तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज जब कर रहा है तो एल और ए सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो रहते नहीं है बट हम मान रहे हैं। तो ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ चेंज आ रहा है रो में, तो कहीं ना कहीं आर आपको पता है प्रोपोर्शनल है रो के, तो जैसे रो में चेंज आ रहा था वैसे ही रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है। तो फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, जहाँ पे आर टी होगा रेजिस्टेंस एक सर्टेन टेम्परेचर में, आर टी नॉट जो हमें पहले से पता होगा वो रेजिस्टेंस, और टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर्स का डिफरेंस। देखिए जो भी एक मटेरियल होता है, एक मेटल होता है, उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इट मीन्स करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया हमें। अब अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो अगर 273 केल्विन है टेम्परेचर जैसे, तो 273 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, तो उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, यानी वर्क फंक्शन मिलेगा वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से अपने एटम में से निकल जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि करंट उसमें तब फ्लो होगा। तो यही देखने को हमें मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, या फिर फ्री होल्स भी होते हैं इसके अंदर, वो हम आगे टॉपिक में देखेंगे, फ्री होल्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो उस वजह से इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो रो डिक्रीज करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रो डिक्रीज करेगा। तो वही होता है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये होता है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। और देखिए भी यहाँ पे जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट था वो है -0.075, और अगर मैं नॉर्मल मेटल्स का देखूं तो उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो 0.0045 है। यहाँ पे देखिए इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो -0.075 है। तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी डिक्रीज करने वाली है, रजिस्टिविटी इनके डिक्रीज करने वाली है। तो यानी कि और कैसे डिक्रीज करने वाली है, जैसे मेटल्स में इंक्रीज कर रही थी लेकिन काफ़ी हल्के हल्के इंक्रीज कर रही है। आप देखेंगे 0.0050 काफ़ी कम वैल्यू होती है कंपैरेटिवली 0.075 के। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर ये टेम्परेचर सेंसिटिव है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक थर्मोमीटर बनाने के लिए जो स्मॉल चेंज टेम्परेचर में मेज़र कर सके। अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो इनकी रजिस्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगी। तो
हम सेमीकंडक्टर की हेल्प से थर्मामीटर बना सकते हैं जो कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकता है, और जो ये डिवाइस बनाते हैं उसे हम कहते हैं थर्मिस्टर। अब हम समझते हैं कि थर्मिस्टर का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, एक सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर मेरे को मेज़र करना है, तो मैं इसमें एक थर्मिस्टर को डिप कर दूंगा। ये थर्मिस्टर मैंने इसके अंदर डिप कर दिया। इसको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और उसके बाद कहीं पे अमीटर लगा दो। ये मैंने अमीटर लगा दिया। अमीटर का क्या रोल होता है? अमीटर हमेशा करंट को मेज़र करता है। देखिए, अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आउटर सॉल्यूशन, जो आउटर एरिया है ये, यहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है, जो आउटर रीजन है उससे ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर यानी इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है तो इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी, तो जो अमीटर है उसमें करंट भी ज़्यादा मेज़र होगा। और अगर टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का कम होगा आउटर रीजन से, तो हमें अमीटर में करंट भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे चेंज आ रहा है करंट में, उसको देख के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, अब हम समझते हैं सुपर कंडक्टर को। ठीक है, एक सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। एक मैं वायर लेता हूँ, ये मेरा एक वायर है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है, मैं एक ऐसा स्पेशल कंडक्टर ले रहा हूँ कि भैया इसकी रजिस्टिविटी है 0। अगर इसकी रजिस्टिविटी 0 होगी तो रेजिस्टेंस होगी 0। ये बैटरी थी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V, तो इसने इसकी वजह से करंट एक इस्टेब्लिश होगा, यानी कि एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस्टेब्लिश होने वाला है इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे बड़े आराम से इस डायरेक्शन को। ठीक है, इस डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं। अब मैं सारे के सारे जो आसपास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सबको हटा देता हूँ। इन सबको मैं हटाने वाला हूँ, यानी कि जो बैटरी है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ये बैटरी मैंने हटा दी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने में लगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करने में लगे, इनको कोई भी फोर्स रोक नहीं रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस है 0। तो यानी कि क्या हो गया, मैंने इसको बैटरी से भी कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट इसमें मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी बैटरी के बिना भी इसमें करंट मूव कर रहा है। तो यही होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स आर बेसिकली दोज मटेरियल्स विच शोज ज़ीरो रेजिस्टिविटी। तो देखिए, नॉर्मल एक मटेरियल है, नॉर्मल एक मटेरियल है, कोई भी एक मेटल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उसकी रजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करती है, अभी लास्ट टॉपिक में देखा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते चले जाओगे उसकी रजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, उसकी रजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। देखिए, एक नॉर्मल मेटल यहाँ पे दिखाया हुआ है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो उसकी रजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहे हो रजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ कर, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल्स भी हमारे आसपास होते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा भी होगा जहाँ पे रजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी 0 शो करते हैं उनको ही हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। भाई, इनका काफ़ी यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इतना टेम्परेचर हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लगभग 110 केल्विन, 112 केल्विन, 0 केल्विन तक भी हो सकता है। तो ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता। क्योंकि क्या हो सकता था, हम नॉर्मल कोई भी एक वायर है, कोई भी एक वायर है उसको कोट कर देते, जैसे नाइट्रोजन गैस लिक्विड नाइट्रोजन गैस से, तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उस वजह से रजिस्टिविटी इसकी 0 हो जाती। तो अगर रजिस्टिविटी 0 हो जाती तो पावर लॉस भी नहीं होता कहीं पे भी, और हमें किसी बैटरी की भी ज़रूरत नहीं होती।
करंट का फ्लो करवाने के लिए, ये बेनिफिट हो सकता था हमें। तो बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ये फिनोमिनन है सुपर कंडक्टर का, वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मरकरी में 1911 में एक साइंटिस्ट ने, जब उसका टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, लगभग -269 डिग्री सेल्सियस के आसपास, काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो इतना हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया भी है कि अगर if an electric current is set up in a superconducting material, it can persist for long time without any applied EMF। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं सेटअप करूँ किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर, तो वो लॉन्ग टाइम तक उसमें मूव करते रहेगा किसी भी अप्लाइड EMF के बिना, यानी कि EMF होती है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द स्टडी करंट have been observed for several years in the superconducting loops without any observable decrease। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब सुपर कंडक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं? जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10th में हमने देखा था कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर तक अगर करंट पास करूँ, प्रोवाइड करता हूँ, करंट पास किया इसमें, यानी कि इसको करंट प्रोवाइड किया, थोड़ी देर तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था नहीं करता था। लेकिन अगर मैं सुपर कंडक्टर यूज़ करूं तो सुपर कंडक्टर में क्या होगा, मैं इस बैटरी को हटा भी दूं तब भी इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि फ्लो ऑफ करंट होगा, तो इसमें हमेशा मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। तो जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को। समझ में आया? तो सुपर कंडक्टर अगर बन जाते हैं तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बट बनाना थोड़ा सा इनको टफ है। टफ क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये टॉपिक था सुपर कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे बैटरी एंड EMF। तो इसको समझने से पहले कुछ फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे यूनिट 1 के। 2 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 पॉइंट हैं A और B। एक चार्ज प्लस Q मैं पॉइंट A से उठाकर B पे लेके जा रहा हूँ, तो ये वर्क करने में जितना मेरे को वर्क लगा पर यूनिट चार्ज, उसको कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद होगा। सिमिलरली एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अराउंड एक स्पेस होगा जिसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक टेस्ट चार्ज को जो कि है Q0, उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने की, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता था उसका वैल्यू होता था EQ0। ये दो फॉर्मूले याद है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है बैटरी एंड EMF। सबसे पहले समझते हैं बैटरी क्या होती है। तो देखो, एक बैटरी या फिर एक सेल लूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है। एक सेल के अंदर एक सॉल्यूशन होता है और साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रोड होता है, कार्बन का, ग्रेफाइट का, जिसका भी होता है, इतना हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो उन सब की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अराउंड होता है क्रिएट। A टर्मिनल लेते हैं, B टर्मिनल लेते हैं, तो क्या होगा भाई, जो भी अंदर इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है, जो भी सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में रिएक्शन चल रहा है, उसकी वजह से एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसके चार्जेस पे, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा एक्यूमुलेट होने लगता है इस फेस पे, और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है इस फेस पे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q होगा, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा FB, ठीक है, जो भी इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है उसकी वजह से FB फोर्स पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अब मैं सपोज करता हूँ जो सेल था उसकी थिकनेस है D, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो चुका है, नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो यहाँ से इस डायरेक्शन को होंगी। ये चीज़ भी हमें समझ में आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वापस से उसी Q चार्ज को पकड़ते हैं, इस Q चार्ज पे भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस Q चार्ज पे भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसको मैं Fe से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका वैल्यू होगा EQ। होगा या नहीं होगा?
ठीक है, अब देखिए ये जो एक्यूमुलेशन है एफ बी चार्ज है, इसकी वैल्यू तो है कांस्टेंट, लेकिन एफ ई चार्ज की जो है, जो एफ ई फोर्स है सॉरी, इसकी वैल्यू है वेरिएबल। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ते जा रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, एफ ई का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो इनिशियली तो एफ ई होगा 0, बट जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा इसका वैल्यू बढ़ने लगा, और सम हाउ किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका वैल्यू हो जाएगा एफ बी। ठीक है, अब देखिए एफ ई का वैल्यू है एफ बी एक स्टडी कंडीशन में। एक स्टडी कंडीशन लेते हैं, यानी कि अब चार्ज का मूवमेंट रुक चुका है। अब रुका क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। एक स्टडी कंडीशन में एफ ई का वैल्यू हो जाएगा एफ बी के बराबर, लेकिन एफ बी का डायरेक्शन था इधर को और एफ ई का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो एफ ई और एफ बी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों इक्वल हो चुके हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब फोर्स, जो नेट फोर्स होगा जो कि एक्यूमुलेशन करा रहा था चार्जेस का, वो हो गया 0। ठीक है, तो अब जो चार्जेस का मूवमेंट है वो रुक जाएगा इस सेल के अंदर। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो उस टाइम पे हम ले लेते हैं स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में एफ ई का वैल्यू होता है एफ बी के बराबर। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाते हैं। फिर से हम उसी बैटरी को कनेक्ट लेते हैं जिसमें फेस ए ये है फेस ए, ये है फेस बी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, नेगेटिव यहाँ पे है। दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस है डी, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जिसका वैल्यू है क्यू ई, और स्टडी स्टेट है तो एफ बी का वैल्यू एफ ई के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बी फेस है यहाँ पे, ये बी फेस पे एक चार्ज क्यू पकड़ता हूँ और उसको उठा के यहाँ लेके जाता हूँ। तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो भी होगा वो होता पोटेंशियल डिफरेंस उस पर्टिकुलर टाइम पे, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई से। अभी समझते हैं ई से ही क्यों रिप्रेजेंट किया वो भी हम समझेंगे। तो ई का फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज तो क्यों था, लेकिन वर्क डन कितना करना पड़ता। तो देखो फोर्स कितना है एफ बी, डिस्टेंस कितना है डी, तो एफ बी इंटू डी, इतना ही वर्क डन करा होगा यहाँ पे बैटरी ने। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। तो E को मैंने रिप्रेजेंट किया W बाय Q से, और फॉर्मूला हो गया एफ बी इंटू डी बाय क्यू। अब जो यहाँ पे E था, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी के अक्रॉस, जब मैंने इसको कोई भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी खाली ये बैटरी थी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंटेन्ड है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता तो क्या हो रखा होता, ये चार्ज यहाँ पे प्लेस होता नहीं, ये उस कंडक्टर के अंदर चले गया होता। तो अभी एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी कनेक्टेड नहीं थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई से, और इसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में फोर्स आ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में फोर्स है? जी बिल्कुल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको पता है एफ बी जो फोर्स था, जो एफ बी फोर्स था उसका वैल्यू एफ ई के बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर था जो वहाँ पे लग रहा था। तो इसका फॉर्मूला एक और बन गया एफ ई डी बाई क्यू। एफ ई का वैल्यू कितना था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाय क्यू। तो ई के कितने फॉर्मूले बन गए, 2, एफ बी डी बाई क्यू या फिर ई डी। ये चीज़ हमारे समझ में आया। तो V इज इक्वल्स टू ई डी, या फिर E इज इक्वल्स टू ई डी भी कह सकते थे, जहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, D है डिस्टेंस बिटवीन द बोथ टर्मिनल्स, E है EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल की अगर मैं डेफिनेशन समझूं तो होती है द EMF ऑफ अ सेल और EMF ऑफ अ बैटरी equals to the potential difference between its terminals when the terminals are not connected externally। ये ध्यान रखना है कि अभी टर्मिनल एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, अब हम समझेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें वापस से ओम्स लॉ रिकॉल करना पड़ेगा। अगर सपोज मेरे पास एक बैटरी है जिसका वैल्यू है V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है V, एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है R1, दूसरा रजिस्टर उसका वैल्यू है R2, और सर्किट में करंट जा रहा है I। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स बना दूँ
ए बी सी, तो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आई इंटू आर, यही होता था करंट इंटू रेजिस्टेंस। और जो बी सी टर्मिनल है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो होगा वी माइनस आई आर। इसका मतलब अगर ये वाला R1 वाला सर्किट नहीं होता यहाँ पे तो BC के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता V, लेकिन अब देखने को मिल रहा है V माइनस आई आर, यानी कि आई आर का ड्रॉप आ रहा है। यानी कि कहीं पे भी अगर रजिस्टर लगे हुए हैं तो वो पोटेंशियल में ड्रॉप क्रिएट करता है, जिसका वैल्यू होता है उसका रजिस्टेंस इंटू कितना करंट उसमें से पास हो रहा है। अब चलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। तो देखो होता क्या है, कोई भी मेरी एक बैटरी थी, आपको पता है कि अगर मैं इसको किसी भी सर्किट से कनेक्ट ना करूँ तो इसकी ईएमएफ होती है ई, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या होगा जब मैं इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखो देखने को क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो जो वायर इससे कनेक्टेड है उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें इस्टेब्लिश हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर्स के वो सारे के सारे मूव करने लेंगे बैटरी के अंदर, ठीक है। सारे के सारे वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर, और जो नेगेटिव टर्मिनल था बैटरी का उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे कहीं ना कहीं बैटरी के बाहर, ठीक है। तो यानी कि एक मोशन स्टार्ट हो चुका है बैटरी के अंदर कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के अंदर भी मूव कर रहे हैं। अब देखो बैटरी मैंने बताया था कि ग्रेफाइट कार्बन इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो ग्रेफाइट कार्बन ये सब सुपर कंडक्टर तो है नहीं, तो इट मीन्स जो बैटरी होती है जब उसको मैं किसी आउटर सर्किट से कनेक्ट कर दूं तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस जब होगा तो उसको भी रेजिस्टेंस ऑफर होगी। अगर रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो यहाँ पे खुद जो ये बैटरी है वो भी एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी क्योंकि उसकी भी खुद की एक रेजिस्टेंस है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो ये मेरी बैटरी थी इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है स्मॉल आर, ठीक है, और जो मेरा सर्किट है उसमें करंट जो फ्लो कर रहा था उसका वैल्यू है आई। तो यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस द बैटरी जब इसमें से चार्ज फ्लो करके पास हो रहा है उसका वैल्यू होगा आई इंटू आर। ओम्स लॉ से ये चीज़ समझ में आई। तो अब एक्चुअल में तो जो बैटरी थी वो ईएमएफ ई प्रोवाइड करना चाहती थी सर्किट को, लेकिन अब जो वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा पा रही है वो कितना ई माइनस आई आर। समझ में आ रहा है, जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यानी कि अभी सर्किट को क्या कर रही है, करंट प्रोवाइड कर रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्रिएट कर रही है। तो देखो ये बैटरी चाहती थी कि ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ई प्रोवाइड करे सर्किट को, लेकिन अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है आई आर का, तो ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा पा रही है ई माइनस आई आर का। अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आया यानी कि जब भी बैटरी को सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और जो बैटरी के अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी चार्ज को जब वो बैटरी में से पास होंगे तो उसको कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिए एक बैटरी लो जिसकी ईएमएफ ई है, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसका वैल्यू है स्मॉल आर जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब डिफरेंस समझ में आया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई के बीच का। ई होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन, यानी कि सर्किट कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ, और जब सर्किट क्लोज है तब होती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी डिस्चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पे फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और जब भी बैटरी को चार्ज कर रहे होगे तो आप अपनी तरफ से उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी इसकी कंडीशन एकदम अपोजिट हो जाती है। वो कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए एक बैटरी है उसको हम बाहर से चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जिससे भी मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी ईएमएफ है ई, इसकी ईएमएफ है ई, ठीक है, यानी कि
EMF इसकी E है, बट जब बाहर से आप इसको चार्ज प्रोवाइड करोगे, यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ तभी तो ये चार्ज होगी, पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव देंगे, और इधर को मैं नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है E, यानी कि मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज है उसको उठा के यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क करना पड़ता है E, लेकिन इसके बीच में रेजिस्टेंस भी है। अब वो रेजिस्टेंस जो है वो और अपोज करेगी, चार्ज को लाने नहीं देगी, तो पहले मेरे को E तो वर्क करना ही पड़ रहा था, ठीक है, E वर्क तो करना ही पड़ रहा है यूनिट चार्ज को लाने में, साथ ही साथ मेरे को IR वर्क और करना पड़ रहा है। तो जब भी चार्जिंग होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का तब वैल्यू होता है E प्लस IR, ठीक है, यानी कि जितना मेरे को वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए वो पहले E के बराबर तो करना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ मेरे को रेजिस्टेंस को भी ओवरटेक करना पड़ रहा है, तो यानी कि प्लस IR। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ये फॉर्मूला, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए जब तक KVL KCL हम नहीं पढ़ते हैं तब तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट जो हो सकता है उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज अ बैटरी ऑफ EMF 2 volt and internal resistance 0.10 ohm is being charged with a current of 5 ampere. What is the potential difference between the terminals of the battery? देखो क्वेश्चन में बताया है कि एक बैटरी है जिसका EMF है 2 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ohm और करंट उसमें से मतलब जो उसको चार्ज कर रहा है वो है 5 एम्पेयर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी? देखो अभी चार्जिंग की कंडीशन है तो V का फॉर्मूला हो जाएगा E प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा, यानी कि जितना एक्स्ट्रा वर्क डन हमें करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज के लिए, क्योंकि होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन जो करना पड़ता है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में। तो E इधर का 2 वोल्ट, करंट है 5 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तो सॉल्व करेंगे 0.5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 0.5 इधर आ जाएगा और प्लस 2 है तो 2.5 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा टर्मिनल के अक्रॉस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना है। और अगर इसी टाइम पे हम इसको चार्जिंग की जगह डिस्चार्जिंग कह रहे होते तो क्या चेंजेस आते, वो भी चीज़ समझ लेते हैं साथ ही साथ। जब डिस्चार्जिंग हो रही होती तो 5 एम्पेयर करंट इधर को नहीं आ रहा होता, इधर को जा रहा होता, क्योंकि हम ये बैटरी उस टाइम पे डिस्चार्ज हो रही होती तो करंट इधर को होता। अभी करंट अंदर को क्योंकि चार्ज हो रही है तो इस टाइम पे फॉर्मूला होता है V इज टू E विच इज़ 2 माइनस करंट इज 5 इंटू रेजिस्टेंस इज 0.1, तो आंसर होता 1.5 वोल्ट। तो डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों के बीच में। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। तो इस वीडियो में हमने जो जो फॉर्मूले देखे उसमें से कुछ फॉर्मूले ये हैं कि कैसे रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किसी भी मेटल की या फिर किसी भी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में अल्फ़ा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। रो टी किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे, रो नॉट जिसका हमें पता है, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी हमें पता है अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। सिमिलरली आर टी का वैल्यू हो जाता था आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। तो इसी से अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट, जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं और कुछ फॉर्मूले जो यूज़ हो सकते हैं वो हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ये भी यूज़ हो सकता है, अभी क्वेश्चंस में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम वायर विच इज़ एन alloy ऑफ निकल एंड क्रोमियम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm, ठीक है। When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element, ठीक है। The temperature coefficient of resistance of nichrome arranged over the temperature range involve 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो क्या बता रखा है, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें निक्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब उसमें नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास करा 27 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका रेजिस्टेंस उस टाइम पे था 75.3 ओम। तो यानी कि टी नॉट पता चल चुका है, आर नॉट पता चल चुका है,
अब बोल रहे हैं, अब मैं उसको दे रहा हूँ 230 वोल्ट V दे रहा हूँ और करंट उसमें आ रहा है 2.68 एम्पेयर। तो ओम्स लॉ से इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। 230 अपॉन 2.68, तो देखिए आंसर कितना आया 85.8 ओम। वो पूछता है कि टेम्परेचर कितना होगा और कॉफिशिएंट दिया हुआ है हमें 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो अभी अभी फॉर्मूला देखा था, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी पता है, देखा अभी भी, आर नॉट गिवन था, एक टेम्परेचर हमें पता है टी नॉट वाला, टी हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा हमें गिवन है, तो एक ही वेरिएबल है टी, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे सबका वैल्यू। तो कितना आंसर आ चुका है 820 डिग्री सेल्सियस तो आया था दोनों के बीच का डिफरेंस का। तो T2 टेम्परेचर आ चुका है 847 डिग्री सेल्सियस। तो आप कैलकुलेट करना, देखिए एक ही वेरिएबल है वही पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट at 150 degree Celsius is 133 ohm. What will be its resistance at 500 degree Celsius? Temperature coefficient is 0.0045। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल्स टू, वापस से वही है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब देखो क्या क्या गिवन है, फिर से वही आर नॉट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है टी नॉट, यानी कि टी नॉट भी गिवन है, रेजिस्टेंस बतानी है 500 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे ये रख दोगे टी पे, और अल्फ़ा गिवन है, तो यही तो फाइंड आउट करना है, सब गिवन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको ईजिली। अब है अगला क्वेश्चन विच सेज स्टैंडर्ड कॉइल marked 2 ohm is found to have a resistance 2.118 ohm at 30 degree Celsius. Calculate the temperature at which the marking is correct। ठीक है, और कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.042 0.0042। देखो वापस से टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ है, दो टेम्परेचर होते हैं, एक टेम्परेचर गिवन है, तो वापस से वही फॉर्मूला बनता आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यही फॉर्मूला बनता। क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड कॉयल है उसमें मार्क्ड है 2 ओम, ठीक है 2 ओम मार्क्ड है, तो आर टी रख देते 2 ओम, ठीक है। और देखा कि भाई उसमें 2.11 ओम आ रहा है, 118 वैल्यू आ रहा है जब टेम्परेचर है 30 डिग्री, यानी कि टी नॉट का वैल्यू 30, आर नॉट का वैल्यू 2.118, ठीक है। और अल्फ़ा गिवन है, तो क्या वैल्यू निकालने, टी की वैल्यू निकालने, कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, आंसर आ जाना चाहिए, तो आंसर आ चुका है। तो देखिए इस तरह से इसके क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इस टाइप के टफ या ट्रिकी तो क्वेश्चन इसके हैं नहीं। अगर इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ें तो ये भी इजी सा है। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 3.9 ओम एंड 4.1 ओम रिस्पेक्टिवली, एट वट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इतना और कॉपर का इतना, नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस बता रखा है कि भैया आयरन और कॉपर का 20 डिग्री सेल्सियस पे 3.9 ओम और 4.1, ठीक है। तो पहले निकालता हूँ कॉपर के लिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे है कॉपर का 4.1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू है कॉपर के लिए 4.0 इंटू 10⁻⁻³ टेम्परेचर निकालना है हमें, फाइंड आउट करना है कितना टेम्परेचर होगा, और माइनस टेम्परेचर इनिशियल दिया था 20, ये इक्वेशन बन गई। अब आयरन के लिए भी बना लेंगे, आर आई के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा, इनिशियल है 3.9, 1 प्लस आयरन का दे रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट 5.00 इंटू 10⁻⁻³ और अंदर टेम्परेचर क्या क्या आ जाएंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है किस टेम्परेचर में क्या बोल रहा है रेजिस्टेंस इक्वल होगी। तो T माइनस टेम्परेचर, यहाँ भी T लिया तो यहाँ पे भी T लेंगे, माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 20, तो उसने बोला रेजिस्टेंस दोनों की इक्वल है,
कंडीशन में, तो आर सी को इक्वल कर दो आर आई के, तो देखो सिर्फ कौन सा वेरिएबल बचता है, टी, ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस नहीं है, 1 है, तो सिर्फ टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, तो आप इधर उधर भेज के टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब आर सी का वैल्यू आर आई के बराबर है। तो वो टेम्परेचर आ गया 84.5 डिग्री सेल्सियस पे, वापस से यही चीज़ होने वाली है। तो देखिए इसके क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आएंगे अगर आएंगे तो, अदरवाइज इसके क्वेश्चन तो कम ही आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।